कि आप माफ़ी मांग लीजिए, आपको नौकरी पर बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन वो सच्चे मुसलमान थे और बार बार वो यही कहते रहे कि मेरा ईमान मुझे इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि मैं यहाँ के लोगों पर गोली चलाऊँ। और पूरी जिंदगी वो ऐसे ही गुजार लेते हैं। गांव की पेंशन जो थी पेंशन खत्म कर दी गई थी, किसी भी तरह का उन पर कोई खर्च करने का कोई जरिया नहीं रहा था। उनकी पूरी फैमिली परेशान रही, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों के आगे अपना सर नहीं झुकाया। मौलाना हबीबुर रहमान बहुत बड़े आलिम हुए। जंगे आज़ादी के लिए मुसलमानों को उन्होंने इकट्ठा किया और एक जलसे किया। उसने बोला कि जो लोग भी अंग्रेजों के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाएंगे मैं उन सबके साथ हूँ, उन सबका मैं पूरा साथ दूंगा। और ऐसे उन्होंने एक लंबी जमात इकट्ठी कर ली। जब अंग्रेजों को इस बात का पता चला तो उनको कैद कर लिया, उन पर मुकदमा चला और वो कोतवाली में गए। तो वहाँ पर जो जज थे, जब उनका मुकदमा पेश किया जा रहा था तो वो भी शहर के रहने वाले थे। उन्होंने उनको बुला करके आयशा से उनको बोला कि आपके खिलाफ जो मुकदमा आया है इसमें एक भी कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है जिसमें आपके खिलाफ कुछ पेश किया जाए, लेकिन मुझे जनरल का वायसराय का हुक्म है कि आपको कम से कम 1 साल की सजा दे दी जाए, जेल में डाल दिया जाए ताकि आप मुसलमानों को न भड़का सकें और ये आवाज़ यहाँ पर खत्म हो जाए। मौलाना हबीबुर रहमान उन्होंने ये बात सुनी और बड़े जोश के साथ वो खड़े हुए और खड़े होकर के उन्होंने जज को बोला, शाबाश बेटा, वाह मेरे जवान। तुम एक जज होकर के कुर्सी पर बैठे हो और अंग्रेजों के खिलाफ हो, अंग्रेजों की भाषा बोल रहे हो और मुझे कह रहे हो कि मेरे खिलाफ कोई भी सबूत ना होने के बाद भी मुझे आप मजबूरी में के सजा दे रहे हैं। और मुझे देखो कि मैं तो कटघरे में खड़ा हूँ और फिर भी मैं आजाद हूँ, अपनी आवाज उठा सकता हूँ। तुमसे बेहतर तो मेरी जिंदगी है, कम से कम मैं गिरोह की जिंदगी नहीं जी रहा हूँ, मौत भी आएगी, शेर की तो मौत आएगी। और उन पर इसी तरह केस चलता रहा, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों के आगे कभी भी उनकी बात को नहीं माना और ना ही अपना सर झुकाया। मौलाना शेखुल साहब शेखुल के बारे में सब जानते हैं। शामली के मैदान में भी उन्होंने अपना काफी रोल अदा किया है। तो उन पर भी आपने रेशमी रुमाल की तहरीक चलाई थी शेखुल साहब ने, उसके बारे में जानते हैं। मुसलमानों की सदारत करते थे और अंग्रेजों से छुप करके जो उनके मैसेज होते थे वो दूसरे लोगों तक पहुंचाते थे, दूसरी जमात तक पहुंचाते थे। उसमें हिंदुस्तान के अलावा दूसरे मुल्क भी शामिल थे, तुर्की, अफगानिस्तान वगैरह। तो इसकी जब अंग्रेजों को भनक लग गई तो उन्होंने शेखुल साहब को गिरफ्तार कर लिया और माल्टा की तय खाने में उनको डाल दिया। इतनी अजियतें पहुंचाई कि जिसका कोई तर्जुमा भी नहीं कर सकता है। सारी लोग उसी जेल में रहे और उनको रोजाना फरमान भेज दिया जाता था कि आप अंग्रेजों के खिलाफ जो ये चल रहा है इससे पीछे हट जाए। लेकिन उन्होंने कभी भी अपने आप को गिरने नहीं दिया और आखिर में वो इसी चीज के लिए, अपने मुल्क की आज़ादी के लिए शहीद हो गए। तो ये तो चंद मुजाहिदीन की कहानियां हैं। ऐसे ही बहुत सारे हमारे मुजाहिदीन हैं जिनका जिक्र भी नहीं है। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम इन सब के अपने जो 1947 में जो हमारे साथ थे उनके साथ साथ लोगों के भी नाम पेश किए जाएं ताकि सबको भी इसकी तो पता चले। खैर ऐसे बात बहुत लंबी हो जाएगी। अब हम अपने बच्चों का प्रोग्राम पेश करने जा रहे हैं। बस सबसे यही गुजारिश है कि कम से कम अपने घर में बच्चों को इतनी तालीम जरूर दें और इतना उन लोगों को अपनी तारीफ जरूर बताएं अपने बुजुर्गों की, ताकि उनको याद रहे ये सब। जब हमें कहा जाता है कि आपका यहाँ पर क्या रोल है, तो कम से कम वो अपने बड़ों के, अपने बुजुर्गों के नाम तो याद रखें, हमको ये तो बताएंगे। हमें अपनी तकलीफ खत्म करते हुए
बच्चों के पूरा देश के लिए जानना चाहते हैं सभी जथा मोहतरम से सदर जथा इजाजत दें। और इसके लिए मैं अपने एक साथी तमन्ना माविया को दावत देती हूँ कि वो आए और निजामत का भार उठाएं। जो लोग आ रहे हैं हम सबका वेलकम करते हैं। बैठ जाएं। तमन्ना मैम मैम इसमें अगर ऐसे ले रही हूँ तो बस ये नहीं पूरी आ रही। अभी तो फिलहाल ऐसे ले लूँ ना, अभी तो फिलहाल ऐसे ले लूँ। ऐसे यहाँ खड़े होकर